बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 210 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 211 मुलाहिज़ा फरमाएं। जिंदगी में जहाँ इंसान इतने धोखे खाता है वहाँ एक आध धोखा और सही, लेकिन न जाने क्यों दिल के उस मशवरे पर कभी अमल नहीं कर सकी। मैं सोचती हूँ इस किस्म के लोगों के साथ वक्त ज़ाया करना फजूल है। सीमे से भी बहुत कुछ हमें मालूम हुआ था। हमने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ा और बाहर आ गए। गाड़ी में बैठकर हम रवाना हुए तो चंद मिनट बाद ही मुझे शुबा हुआ कि सफेद रंग की एक छोटी सी कार हमारे ताक़ुब में थी, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते थे कि वाकई हमारे ताक़ुब में थी, क्योंकि इलाका गुंजान था और ट्रैफिक इस सड़क पर तकरीबन रेंग रहा था। 20 गाड़ियां हमारे पीछे थीं, जिनमें गधा गाड़ियां और ऊंट गाड़ियां भी शामिल थीं। आखिर हम उस इलाके से निकल आए और एक खुली सड़क पर पहुंचकर मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। शफी शाह कदर तिरछा होकर बैठा था और उस गाड़ी पर नजर रखे हुए था। चंद सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाने के बाद हमें यकीन हो गया कि छोटी सी सफेद गाड़ी हमारे ही ताक़ुब में थी। उस वक्त हम एक पोश इलाके से गुजर रहे थे, लेकिन मुझे मालूम था कि कुछ ही आगे उस पोश इलाके के बीचों बीच एक कच्ची बस्ती भी थी। मैंने शफी शाह से कहा, मैं गाड़ी कच्ची बस्ती में ले जाता हूँ। किसी तंग गली में गाड़ी रोककर हम उस गाड़ी वालों को घेरने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, शफी शाह ने सर हिलाया। उसकी गन सीटों के नीचे थी। मैं कब नुमा आईने में देख चुका था और शफी शाह ने भी तस्दीक की थी कि पिछली गाड़ी में भी 2 ही अफराद मौजूद थे। एक ड्राइवर था, दूसरा उसके बराबर बैठा था। दोनों के हुलिये मुअज़्ज़ज़ाना लेकिन शक्लों से खबासत टपक रही थी। कच्ची बस्ती के करीब पहुंचकर मैंने अचानक ही गाड़ी छोटी सी सड़क पर मोड़ ली और कच्ची बस्ती में दाखिल होते ही जो पहली गली नजर आई उसमें घुसा दी। मुझे उम्मीद थी कि सफेद गाड़ी वालों को सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा और वो भी सीधे हमारे ताक़ुब में इसी गली में आ घुसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस गली में बच्चे खेल रहे थे। गाड़ी देखकर वो इधर उधर हो गए। मैं गाड़ी को कुछ आगे ले गया तो एहसास हुआ कि गली आगे से बंद थी। बच्चे अब गाड़ी के पीछे आ गए थे और गाड़ी गली में तकरीबन फिट आ गई थी। अगर छोटी सफेद गाड़ी हमारे ताक़ुब में उस गली में आ भी जाती तभी बच्चों की वजह से कम अज कम हम गन्ने इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन वो गाड़ी गली में तो क्या कच्ची बस्ती की मरकजी सड़क पर भी नहीं आई। वो गालबन मेन रोड ही पर सीधी गुजरती चली गई। मैंने सिर्फ चंद सेकंड उसकी आमद का इंतजार किया। उन्हीं चंद सेकंड के दौरान टेढ़े मेढ़े मकानों के बुसीदा और नीम शकिस्ता दरवाजे जरा जरा खुलने लगे। बाज पर मोटे बुसीदा कपड़ों के पर्दे लटके हुए थे। वो थोड़े थोड़े सिमटने लगे और उनके अकब से निस्वानी आंखें चक्की और मुतजस्सिस से अंदाज में झांकने लगी। इसी दौरान बच्चे भी गाड़ी के आगे पीछे जमा होने लगे थे। वो गालबन गाड़ी पर इधर उधर लटकने या किसी और अंदाज में धावा बोलने की फिक्र में थे, लेकिन उससे पहले हमारा जायजा लेकर शायद अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा रद्द अमल क्या होगा। मैंने हार्न बजाते और उनसे बचते बचाते बमुश्किल गाड़ी रिवर्स की और छोटी सड़क से होकर मेन रोड तक आया, लेकिन उस वक्त तक सफेद गाड़ी गायब हो चुकी थी। उन्हें गालबन हमारे मकसद का अंदाजा हो गया था और वो शायद फिलहाल उलझने के मूड में नहीं थे। उनका जो भी मकसद था फिलहाल उन्होंने उसे अधूरा ही छोड़कर चले जाने में आफियत समझी थी। आगे चौराहा था, कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो किस तरफ मुड़ गए हैं। उनकी तलाश में इधर उधर गाड़ी दौड़ाना फजूल था। बहरहाल उनकी शक्लें मेरे जहन में महफूज हो गई थी और मुझे यकीन था कि शफी शाह भी उन्हें नहीं भूलेगा। मैंने गाड़ी एक कोल्ड ड्रिंक शॉप के सामने ले जाकर रोकी। मैं चंद मिनट के लिए कहीं रुककर कुछ सोचना चाहता था। ड्राइविंग करते हुए इंसान यकसोई से नहीं सोच सकता या फिर वो सही ड्राइविंग नहीं कर सकता। एक कम उम्र लड़का दौड़कर गाड़ी के करीब आ गया। लड़के को ठंडा लाने के लिए कहकर मैंने एक गहरी सी सांस लेकर शफी शाह की तरफ देखा। उन्होंने तो बहुत जल्दी की हमारा पीछा छोड़ दिया। मैंने कहा, मालूम नहीं पीछे क्यों लगे थे। शायद वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन खतरा महसूस करके आगे निकल गए। उन्हें यह अंदाजा तो हो गया होगा कि ये कच्ची बस्ती हमारी मंजिल नहीं थी। शफी शाह ने भी वही ख्याल जाहिर किया जो मेरा था। बहरहाल वो हमें जानते जरूर हैं, तभी उन्होंने फिलहाल इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ दिया कि चलो बाद में देखा जाएगा। चलो खैर दफा करो उन्हें। मैंने सीमी का दिया हुआ कार्ड जेब से निकालते हुए कहा, डिफेंस यहाँ से करीब है, क्यों ना जरा इस फोटोग्राफर को देखते चले। फिलहाल हमारे पास मोना का यही एक सुराग है। मैं खुद आपसे यही कहने वाला था, शफी शाह ने कहा। बच्चा ठंडी बोतल ले आया तो हमने उन्हें चंद सेकंड में खाली कर दिया। बच्चा उस दौरान हमारे करीब ही खड़ा रहा, क्योंकि कोई और गाड़ी कोल्ड ड्रिंक शॉप के सामने रुकती दिखाई नहीं दे रही थी। 13-14 साल का वो बच्चा ज्यादा बुरे हुलिये में नहीं था। उसकी पतलून और शर्ट शायद लंडे की थी, लेकिन साफ सुथरी थी। पैरों में पुराने से कैनवस शूज थे। तेल में चिपड़े हुए बाल उसके सर पर जमे थे। बरखुदा तुम सारा दिन यही काम करते हो? मैंने बोतल उसे वापस देते हुए यूं ही पूछ लिया। नहीं सर, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, 3 बजे यहाँ आ जाता हूँ, उसने शाइस्तगी से जवाब दिया। गुजर बसर ठीक हो जाती है? मैंने पूछा। जी सर, मैं आधा दिन काम करता हूँ। मुझसे बड़ा एक भाई है, वो सारा दिन काम करता है, एक गैरेज में मुलाजिम है।
डेंटिंग पेंटिंग करता है, माँ घर पर लिफाफे बनाती है। अल्लाह का शुक्र है सर, बड़ी अच्छी गुजर बसर होती है। हमारा छोटा सा ज़ाती मकान है। वेरी गुड। और बाप क्या करता है? बाप नहीं है सर, मैं छोटा सा था जब उनका इंतकाल हो गया। एक लम्हे के लिए उसका सर अफसुर्दगी से झुक गया। मैंने उसे 1000 का नोट दिया और कहा बाकी पैसे तुम रख लेना। वो जल्दी से नोट वापस मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस तरह पैसे नहीं लेता। थोड़ी बहुत टिप की बात और होती है, लेकिन इतने पैसे आप यकीनन तरस खा के दे रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझ पर तरस खाकर पैसे दे। उसके अंदाजे गुफ्तगू से उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी झलक रही थी। ये मैं तुम पर तरस खाकर नहीं, इनाम और तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ। तुम जैसे बहिम्मत बच्चे मेरी कमजोरी है। इतने खराब जमाने में भी तुम सर चुकाए इतनी कम उम्र में इतने इत्मीनान से सब्र, शुक्र और मेहनत के रास्ते पर चल रहे हो। ये रख लो। मैं नोट उसकी जेब में ठूंस दिया। सर, इसके बदले कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगा। उसने गोया मुझे खबरदार किया। कैसा काम? मैंने हैरत से पूछा। सर, वो हिचकिचाते हुए बोला, बाज लोग ज्यादा पैसे देकर बोलते हैं ये चीज स्कूल के बैग में वहां पहुंचाओ या वहां से फला जगह ले जाओ। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। बहुत अच्छा करते हो। इस समझदारी की वजह से तो मैं तुम्हें इनाम दे रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई काम नहीं बताऊंगा, बल्कि शायद आइंदा जिंदगी में कभी तुमसे मुलाकात भी ना हो। अलबत्ता मैंने जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें जिंदगी में कभी कोई परेशानी लाहक हो तो मुझसे जरूर मिल लेना। बहुत शुक्रिया सर। वो कार्ड को भी यकीनी से देखने लगा। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शफी शाह मुस्कुराते हुए बोला, सर आज तो आप बड़ी फराग दिली से अपने कार्ड बांटते फिर रहे हैं। सिर्फ 2 ही तो दिए हैं और मेरा ख्याल है मुनासिब जगहों पर ही दिए हैं। खासतौर पर यह बच्चा मुझे हीरा लगा है शफी शाह। मुमकिन है कल को ये भी शानदार गाड़ी में घूम रहा, और अगर नहीं घूम रहा होगा तब भी शायद ये हम जैसों से कहीं बेहतर इंसान होगा, बशर्ते कि इससे पहले किसी ने इसके कान में ये फलसफा ना फूंक दिया कि इसके साथ बेशुमार ज्यादतियां हो रही हैं और ये जो उसके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें नजर आ रही हैं ये उसी के खून पसीने से बनी है। किसी और की मेहनत इनमें शामिल नहीं है। चुनाचे उसे उठ खड़े होना चाहिए और सब कुछ छीन लेना चाहिए। छीनने के चक्कर में ये बेचारा वो भी गंवा बैठेगा जो इसके पास है, किसी और की आग का ईंधन बन जाएगा। फिर मैंने खुद ही अपने अंदेशे को मुस्तरद करते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसे यकीनन एक अजीम माँ की सरपरस्ती हासिल है जिसने इसे शुक्र करना सिखाया है। तुमने इस बच्चे के अल्फाज पर तवज्जो दी थी। अल्लाह का शुक्र है सर, बड़ी अच्छी गुजर बसर होती है। मैंने इस तबके के और इस उम्र के किसी बच्चे को आजकल के हालात में इतनी तमानियत के साथ खुदा का शुक्र अदा करते नहीं सुना। आप ठीक कह रहे हैं सर, शफी शाह गहरी संजीदगी से बोला। आज का दौर तो बड़ा नाशुक्री का दौर है। ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं। आजकल तो सब कुछ मुयस्सर होते हुए भी हर वक्त महरूमियां करोना रोते रहना और दूसरों को गालियां देते रहना हमारा कल्चर बन चुका है। हम इस दौरान डिफेंस की हदूद में दाखिल हो चुके थे। हमने मतलूबा फेज में पहुंचकर जफर जमाल का स्टूडियो तलाश करना शुरू किया तो ये एक सबर आजमा मुहिम साबित हुई। यूं तो डिफेंस की बेशतर गलियां सुनसान ही नजर आती थीं, मगर वो बंगला जो एक दूर उफ्तादा और कुछ ज्यादा ही वीरान गली में वाक़ था, गली में अभी मकानों की तादाद भी कम थी, कई प्लाट खाली थी। आखिरकार जब हम मतलूबा नंबर तलाश करने में कामयाब हुए तो उस पर स्टूडियो का कोई बोर्ड वगैरह आवेजा नहीं नजर आया। गेट खुला था, ड्राइववे में एक गाड़ी खड़ी थी। अपनी जाहिरी हालत से बंगला लावारिस नजर आ रहा था। बंगला अच्छा खासा था लेकिन बुरी हालत में था। इस स्टूडियो पे हम इसलिए पहुंचे थे क्योंकि सीमी ने हमें बताया था कि लास्ट टाइम इसी पे मोना की तस्वीरें खींची गई थी जिसमें वो मॉडलिंग करती हुई नजर आ रही थी। ड्राइववे काफी बड़ा था। मैं गाड़ी अंदर ही ले गया। लान पर हमें एक अधेड़ उम्र मुअज़्ज़ज़ सा शख्स खड़ा नजर आया। वो अखबार बगल में दबाए एक हाथ में स्याह पैकेट लिए खड़ा था। चेहरे से कुछ परेशान नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है गन साथ लेने की जरूरत नहीं। मैंने सरगोशी में शफी शाह से कहा, यूं ही आ जाओ। हम गाड़ी से उतर कर नहायत मुहज़्ज़बाना अंदाज में मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़े। हमारे अंदाज में जरा सा भी चारहानापन नहीं था। उसके बावजूद उस शख्स के चेहरे पर परेशानी के अलावा हल्का सा खौफ पे झलका। वो कोई आम आदमी, शरीफ कारोबारी सा आदमी मालूम होता था। जफर जमाल यकीनन नहीं था। सीमी ने जफर जमाल का जो नक्शा खींचा था वो उससे काफी मुख्तलिफ था। उम्र भी ज्यादा थी। उसके करीब पहुंचकर हमने सलाम करके मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने गोया डरते डरते हमसे मुसाफा किया। नजर किया ने किया कि मैं उसकी कदरें फैली फैली सी आंखों में तशवीश थी। हमें जफर जमाल से मिलना था। मैंने शाइस्ता और मुलायम लहजे में कहा कि इस सिलसिले में उसके मुंह से गोया बेइख्तियार निकला, फिलहाल तो सिर्फ मिलना ही है, सिलसिला उनसे मिलने के बाद तय कर लेंगे। मैंने नरमी से कहा, क्या वो अंतर मौजूद है? काश वो मौजूद होते। वो शख्स ठंडी सांस लेकर बोला, मुझे तो खुद उनसे मिलने की हजरत रहेगी। क्या मतलब? क्या वो खुदा न ख्वास्ते इस दुनिया से कूच कर गए हैं? मैंने पूछा। काश ऐसा होता, तब भी मुझे सब्र आ जाता। उस शख्स ने एक बार फिर ठंडी सांस ली। बरादर अजीज, आप कुछ पहेलियां से बुझवा रहे हैं। मैंने हद दर्जा शाइस्तगी से कहा, बराह रास्त खुलकर बात कीजिए। कुछ अपने बारे में, कुछ जफर जमाल के बारे में बताइए। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। जफर जमाल की तरफ आपका कोई हिसाब वगैरह तो नहीं निकलता? वो अब कुछ हौसले से बात कर रहा था। हमारा सिलसिला दरअसल कुछ अजीब है। मैंने तवील सांस लेकर कहा, शायद आपकी समझ में ना आए,
दरअसल पहले हमारा जफर जमाल से मिलना जरूरी है, उसके बाद हो सकता है कि उसकी तरफ हमारा कुछ हिसाब निकल ही आए। आप पहेलियां आप बुझवा रही हैं, वो बोला। बहरहाल मैं आपको जो कुछ बता सकता हूँ बता देता हूँ। मेरा नाम असगर है, मैं इस बंगला का बदनसीब मालिक हूँ। कमाल है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, डिफेंस में इतने बड़े बंगले का मालिक होकर आप खुद को बदनसीब कह रहे हैं। बंगला तो मेरे पास एक और भी है, वो इससे अच्छी हालत में है, लेकिन जिस शख्स को जफर जमाल जैसा किराएदार मिल जाए वो बदनसीब होता है। अच्छा, तो जफर जमाल आपका किराएदार है? मैंने कहा, है नहीं साहब, था। उसने कराहने के से अंदाज में तुसी की। 2 साल पहले मैंने उसे एक नहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मालिक समझकर ये बंगला किराए पर दिया था। हालांकि मैं खुद एक कारोबारी आदमी हूँ, मगर उसने मुझे अजीब और गरीब तरीके से ट्रांस में ले लिया था। मैं उसे मुतासर ही नहीं बल्कि मरऊब हो गया था। उस किस्म के बाज लोगों के पास ये बड़ा आर्ट होता है, उसी के बल पर वो बड़े बड़े फ्रॉड करते फिरते हैं। मुझे जैसे घाक कारोबारी आदमी को भी बेवकूफ़ बनाते आते हैं। मैं और शफी शाह खामोशी से उसकी तरफ देख रहे थे। वो जरा तवक्कुफ के बाद बोला, मैं मुल्क से बाहर होता हूँ, अशेस्ट में रहता हूँ, ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। जफर जमाल को बंगला किराए पर देकर मैं वापस चला गया और ऐसा उलझा के फिर 2 साल तक नहीं आ सका। जफर जमाल से मैंने सिर्फ 6 माह का किराया बतौर डिपॉजिट लिया था। उसके बाद से आज तक मुझे तो क्या, बिजली, गैस और टेलीफोन के महकमे वालों को भी इससे एक पैसा लेना नसीब नहीं हो सका। मेरी एक अजीजा यहीं डिफेंस ही में रहती हैं। मैं उन्हें उतार देकर गया था कि जफर जमाल से किराया लेती रहा करें। वो भी एक जहादीदा खातून है, मगर साहब जफर जमाल तो कोई बहुत बड़ा फनकार था। वो उन्हें किराया देना तो दरकरार, उनके बेटों को कोई परमिट लाइसेंस दिलाने का चक्कर देकर उल्टा 60-70 हज़ार रुपए ले गया। शिद्दत गम से गोया उसकी आवाज़ हल्क में अटके। एक लम्हे बाद उसने सिलसिला कलाम छोड़ा, सबसे ज्यादा हैरत तो मुझे बिजली, गैस और फोन के महकमों पर है। हम लोग 2-3 महीने बिल न दें तो वो लोग कनेक्शन काटने आ जाते हैं, मगर वो बनवाज न जाने कितने अरसे तक बिल दिए बगैर ये चीजें इस्तेमाल करता रहा। थोड़ी देर असगर साहब से बातचीत करने के बाद हमने कमरे की तलाशी लेने की कोशिश की जहां पे जमाल रहता था। वहां तलाशी लेने के बाद हमें 2 फिल्में मिली जो VCR में चलती थी। हम वो फिल्में लेकर अपने होटल पहुंच गए और हमने एक VCR तलब किया, उसमें चला कर देखी और देखते ही हमारे रूंगटे खड़े हो गए। वो फिल्म थी जिसमें इंसान की इज्जत नहीं रहती। मोना के साथ भी ऐसा सलूक किया गया था, लेकिन मैं हैरान था कि उन तमाम लोगों ने अपने चेहरों पर ढाटे बांध रखे थे, लेकिन मोना की असली शक्ल थी। यही नुक्ता तो काबिले गौर है सर, शफी शाह बोला। मर्दों ने तो अपने हुलिये बदले हुए थे, लेकिन लड़की अपनी असल शक्ल में थी। उसने विग तक नहीं लगाई हुई थी। अगर उसे सिर्फ पहचाने चाहने का खौफ होता तो वो भी अपने हुलिया बदलने की कोशिश कर सकती थी। वो शायद हुलिया बदलने पर कादर ही नहीं थी, उसे उसकी इजाजत ही नहीं थी। पहचाने जाने का खौफ तो अपनी जगह था ही, लेकिन उसे शायद कोई और खौफ भी लाहक था। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसकी फिल्म तैयारी में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी सर। उसने एक तवील वक्फे में पहली बार गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सुलग रही थी, ताहम उसका लहजा पुरसकून ही था। वो बात जारी रखते हुए बोला, जाहिर है इसे ये तो मालूम नहीं था कि उस फिल्म को कौन कौन देखेगा और किसके जज्बात क्या होंगे, लेकिन उसने उन्हीं ही नामालूम तमाशाइयों में से किसी को बज़बाने खामोशी आंखों ही आंखों में कोई पैगाम देने की कोशिश की है। शायद किसी मोहूम सी उम्मीद के सहारे, या फिर शायद गैर इरादी तौर पर उसने ऐसा किया है, और वो नामालूम तमाशाई तुम हो। मैंने उसकी सुलगती आंखों में झांका। वो आप भी हो सकते हैं सर, कोई भी हो सकता है जो खौफजदा आंखों की जुबान समझ सकता हो, वो भी ऐसे लम्हों के दरमियान जब वो आंखें बज़ाहिर हर लुत्फअंदोज़ी की अदाकारी कर रही हूँ। शफी शाह एक बार फिर शीशे के पार देखने लगा। चलने में खामोशी रही। मुझे यूं लगा जैसे मेरे जहन से कोई बोझ उतर गया था। मैंने एक गहरी सांस लेकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और एक अजीब सा इत्मीनान महसूस करते हुए कहा, तुमसे तबादला ख्याल बहुत मुफीद रहा है। मेरे जहन में एक खलिश सी थी, मैं इसीलिए तुमसे इतनी तफसील से बात कर रहा था कि हर पहलू ज़ेरे बहस आ जाए। फिल्म दोबारा देखे बगैर ही महज तुमसे बात करके मेरे जहन की वो खलिश दूर हो गई है। क्या मतलब सर? उसने भुवें उचकाई। मतलब ये कि मैं जिस उलझन को समझ नहीं पा रहा था वो यही थी जिसकी तुमने वजाहत कर दी है। मेरा जहन चूंकि कुछ टेक्निकल बातों में फंस गया था, इसलिए मैं बाज़ लम्हों के दौरान मोना के चेहरे और आंखों के तासुरात ज्यादा गहरी नजर से नहीं देख सका था, लेकिन उसकी तरफ मेरी तवज्जो जरूर की थी और वो महज एक उलझन की सूरत में मेरे लाशऊर में फंस कर रह गए थे। अब तुमने बात की है तो गोया बात साफ हो गई है और ये भी तय हो गया कि हम मोना को तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। शफी शाह के लहजे में तमानियत थी। मैंने उसकी तायद की। मैं ये नहीं समझता कि हमारे अंदाजे 100% दुरुस्त हैं। हम जो कुछ समझ रहे हैं वो महज हमारी खुशगुमानी भी हो सकती है, लेकिन हमारे दिलों को इस हद तक इत्मीनान जरूर हो गया है कि अब हम जरा दिलचस्पी से ये काम करेंगे। अब हम कहाँ से काम का आगाज करें? शफी शाह ने दरियाफ्त किया। हमारे सामने मोना को कोई सुराग नहीं है। तलाश करने से कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। मैंने बेउनवान उम्मीद के सहारे कहा, सबसे पहले तो हमें इस फिल्म को मुकम्मल देखना चाहिए जिसे हम अधूरी छोड़ आए हैं। उसके बाद दूसरी फिल्म को देख डालना चाहिए। ये इस ज़मन में पहला जरूरी काम है जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शफी शाह गोया कराह कर बोला, मुझे मालूम है। मैंने कहा,
मेरे लिए भी एक आजमाइश से कम नहीं, लेकिन हम दो मुहक्किकीन की तरह बैठकर किसी और नुक्ता नज़र से इन फिल्मों को देखेंगे, इस तरह नहीं जिस तरह आमतौर पर लोग ऐसी फिल्में देखते हैं। मुहक्किकीन की तरह भी इन फिल्मों को देखना आसान काम नहीं। वो बोला, आपको मालूम है मैं इन खराफात से दूर रहा हूँ। बहरहाल उसने ठंडी सांस लेकर कंधे उचकाए और हम दोनों वापस कमरे की तरफ चल दिए। हमने काफी सब्र सुकून से बैठकर वो फिल्में देखी। फिल्म तो कुछ ज्यादा बाकी नहीं थी, इसके सिर्फ 2 टुकड़े और वो भी उसी बेडरूम में फिल्माए गए थे। आखिरी टुकड़ा काफी सनसनीखेज था, उसे मगरबी फिल्मों से भी ज्यादा तबाहकुन बनाने की कोशिश की गई थी। बहरहाल उसमें हमें मजीद कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसे सुराग कह सकते। मोना वाली फिल्म देखने के बाद हमने फिर इंटरवल किया। ड्रिंक वगैरह पीने के बाद हमने दिल मजबूत करके दूसरी वीडियो VCR में लगाई। वो भी तकरीबन उसी किस्म की थी, लेकिन उससे कुछ बेहतर चीज थी। उस पर ज्यादा मेहनत की गई थी। उसमें भी छोटी छोटी कहानियां थी। उनमें भी एक ही लड़की मरकजी किरदार अदा कर रही थी। वो मोना से भी ज्यादा खूबसूरत थी और मोना से बेहतर फनकार मालूम होती थी। सच्ची बात तो ये थी कि पहली बार हसीन और मासूम चेहरा क्लोजअप कैमरे के सामने आया था। यही गुमान गुजरा कि वो वैसी फिल्म नहीं होगी जैसी मोना की थी, लेकिन कुछ देर बाद वही सिलसिले शुरू हो गए। दूसरा फर्क ये था कि ये फिल्म उस बेडरूम में नहीं फिल्माई गई थी जो हमने मोना वाली फिल्म में देखा था। बेडरूम तो बहरहाल वो भी नहीं था, मुझे किसी होटल का कमरा मालूम होता था। छोटी छोटी कहानियों के बेजर हिस्से आउटडोर फिल्माए गए थे, गोया एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। लेकिन फनकारी ये दिखाई गई थी कि उन जगहों के बहुत ही मुख्तसर हिस्से लिए गए थे और कुछ इस तरह लिए गए थे कि जगहों की कोई इंफरादियत, कोई शनाख्त नहीं रही थी। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो कौन सी जगह थी। उनमें कहीं कहीं अजीब से लोग भी नजर आ जाते थे। मैं और शफी शाह अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। थोड़ी देर बाद शफी शाह ने कहा, आपने क्या सोचा है? शफी शाह ने पहलू बदलते हुए सवाल किया। हमें उस मकान का एक और चक्कर लगाना पड़ेगा जिसमें जफर जमाल रहता था, मैंने जवाब दिया। मुझे शुबा है कि ये फिल्में, बल्कि शायद इस जैसी कुछ और भी फिल्में वहीं बनाई गई हूँ। यह भी मुमकिन है कि इनका कैमरामैन जफर जमाल ही रहा हो। शायद वहाँ उसका कुछ सुराग ही मिल जाए। मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि हमने वहाँ से आने में जल्दी की। हम मालिक मकान से फिल्में तकरीबन छीनने ही चल पड़े। हमें अंदर का भी जायजा लेना चाहिए था। मालिक मकान बता तो रहा था कि जफर जमाल ने वहाँ रद्दी अखबारों, एक जोड़ी टूटे हुए जॉगर्स और कूड़े कबाड़ के सिवा कुछ नहीं छोड़ा था। शफी शाह ने मुझे याद दिलाया, वो तो एक मालिक मकान का नुक्ता नजर था। शायद हमारे लिए कोई ऐसी चीज का रामत साबित हो जाए जो उसकी नजर में बेकार हो। मसलन ये 2 फिल्में ही अगर उसके पास रहती तो वो इन्हें महज ख्वाहिश फिल्में समझ कर देखता, कहीं छुपा कर रखता या शायद किसी को दे देता, लेकिन हमारे लिए उनकी कुछ और अहमियत है। शफीजा ने कुछ सोचा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर, देख लेते हैं। वो मकान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम दोबारा उस मकान पर पहुंचे तो शाम का अंधेरा फैल चुका था। लान पर 4-5 मजदूर मुंह लटकाए उदासी किसी आलम में बैठे थे। गोया उन्हें पसीना खुश्क होने के बाद तो क्या, खुश्क होने के बाद भी मजदूरी न मिली हो। मालिक मकान की गाड़ी ड्राइववे में मौजूद थी, लेकिन वो खुद कहीं नजर नहीं आ रहा था। मजदूरों ने कुछ खौफजदा सी नजरों से हमारी गाड़ी की तरफ देखा। वो गोया चौंकन्ने से होकर बैठ गए थे। मुझे उनका अंदाज कुछ अजीब सा लगा। मैंने गाड़ी से उतरकर उनके करीब पहुंचकर पूछा, असगर साहब कहाँ हैं? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, गोया आंखों ही आंखों में मशवरा कर रहे हो कि इस सवाल का जवाब दिया जाए या नहीं। आखिर उनमें से एक बोला, असगर साहब तो अस्पताल में है जनाब। अस्पताल में? मैंने हैरत से कहा, अभी 2-3 घंटे पहले हम आए थे तो वो यहीं लान पर ठीक ठाक खड़े थे और सेहतमंद नजर आ रहे थे। अचानक अस्पताल क्यों पहुंच गए? तबीयत खराब हो गई या कोई दौरा वगैरह पड़ा? नहीं जी, तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, दौरा भी नहीं पड़ा। उस शख्स ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। 3-4 आदमी क्लाशनिकोव लेकर आए थे। उन्होंने पहले अंदर आकर सब कुछ देखा। हमसे पूछा कि हमें अंदर कहीं से VCR की 2 फिल्में तो नहीं मिली थी। हमने सच बोल दिया कि जी मिली थी। हमने असगर साहब को दे दी। वो असगर साहब से मांगने लगे। असगर साहब ने कसमें खा कर उन्हें बताया कि फिल्में सिर्फ चंद मिनट उनके पास रहीं। वो उन्हें हाथ में लिए लान पर खड़े थे कि 2 आदमी आए और उनसे वो फिल्में छीन कर ले गए। मगर क्लाशनिकोव वालों ने उनकी बात का एतबार नहीं किया और उन्हें बट्टों से मारने लगे। बदमाशों ने उन्हें लहूलुहान कर दिया। वो तो हम लोगों ने जान का खतरा मोल लिया और बीच में पड़कर उन्हें छुड़वाया, वरना वो तो शायद चांद से ही मार डालते। एक लम्हे के लिए खामोश होकर उसने थूक निकला, फिर बोला। बड़ी मुश्किल से उन्होंने असगर साहब को छोड़ा और गाड़ी में बैठकर चले गए। इत्तेफाक से उसी वक्त असगर साहब के एक रिश्तेदार आ गए। उन्होंने असगर साहब को गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने हकीकतन अफसोस से कहा। उस शरीफ आदमी की ख्वाब का कुछ ज्यादा ही दुर्गत बन गई थी। गनीमत था कि जब हमने असगर से केस ली उस वक्त मजदूर वगैरह अंदर थे। उन्होंने हमें नहीं देखा था, इसलिए उन्हें नहीं मालूम था कि वो केस ले जाने वाले हम ही थे, जिनकी वजह से बेचारे असगर की शामत आई थी। अब पुलिस आएगी और खामखा हम गरीबों की मुसीबत आएगी। मजदूर बड़बड़ाने किसी अंदाज में बोला, कुछ नहीं होगा, तुम सच सच बोलना, जो हुआ है वो बता देना। तुम मजदूर हो, तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक? मैंने उन्हें तसल्ली दी। ताल्लुक हो या ना हो, हम जैसे लोगों की चांद पुलिस आसानी से कहाँ छोड़ती है जी। वो ठंडी सांस लेकर बोला,
मैं और शफी शाह अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े तो वो गोया चौंका और चाहते हुए बोला, आप कौन है जी? हमारी असगर साहब से इस बंगले को खरीदने के सिलसिले में कुछ बातचीत हुई थी। इसकी हालत जरा ठीक ठाक हो जाए फिर बात आगे बढ़ाएंगे। हमने सोचा फिलहाल मुरम्मत वगैरह होने से पहले भी एक नजर इसे देख ले। मैंने सरसरी से लेजे में कहा और आगे बढ़ गया। वो मजीद कुछ न बोला। मकान खुला ही पड़ा था और अंदर कुछ भी नहीं था। तमाम कचरा, मिट्टी और टूटी फूटी बेकार अशिया मजदूरों ने बाहर ड्राइवे के एक हिस्से में ढेर कर दी थी। हमने तमाम कमरों का जायजा लिया, फिर उस ढेर को भी देखा, लेकिन हमें कोई काबिल तवज्जो नजर चीज नहीं आई। अंदेशा था कि कोई ऐसा शख्स वहां न आन पहुंचे जो हमें मशकूक समझ करे, कोई मसला खड़ा करने की कोशिश करे। इसलिए हम जल्द ही वहां से वापस चलती है। रास्ते में शफी शाह बोला, बेचारे असगर के साथ तो बहुत बुरी हुई है सर। वाकई उसका मुझे भी अफसोस है, मैंने कहा। और साथ ही उस अजीबो गरीब इत्तेफाक पर हैरत है कि सिर्फ चंद मिनट पहले हम उसके पास पहुंचे थे, इसलिए वो केस्ट हमारे हाथ आ गई और न शायद हमें पता भी न चलता कि वहां से वो केस्ट भी बरामद हुई थी। जिस तरह आसानी से हम उन्हें असगर से लेकर आए थे, उसी तरह वो नामालूम लोग ले जाते और असगर से हमारी गुफ्तगू के दौरान शायद उसका जिक्र भी ना आता। जिस तरह उन लोगों ने असगर को मारा पीटा है, उससे जाहिर होता है कि उन फिल्मों की कोई खास अहमियत है। शफी शाह कुछ सोचते हुए बोला, महज उनका फहश होना अहम नहीं है, ये तो मैं पहले ही महसूस कर चुका हूँ। जफर जमाल ने महज उनके फहश होने की वजह से उन्हें फ्लैश की नाकारा टंकी में नहीं छुपाया था। उसने या तो हंगामी तौर पर उन्हें वहां छुपाया था या बाद में साथ ले जाना भूल गया, या फिर वो यहाँ से जाते वक्त उन्हें साथ ले जाने की पोजीशन में नहीं था। उसने सोचा होगा फिर किसी वक्त यहाँ से निकाल ले जाएगा। उसे तवक्को नहीं रही होगी कि असगर इतनी जल्दी मकान की मुरम्मत शुरू करवा देगा। मैंने ख्याल जाहिर किया, तो फिर आपके ख्याल में कुछ देर पहले जो लोग फिल्मों के बारे में पूछने आए थे और असगर को जख्मी कर गए हैं, वो जफर जमाल के आदमी थे? शफी शाह ने दरियाफ्त किया। यह भी हो सकता है और यह भी मुमकिन है कि ये कोई दूसरी पार्टी काम कर रही हो जिसके खौफ से जफर जमाल ने फिल्में छुपाई हूँ। मैंने जवाब दिया, मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझता जा रहा है। हम असगर से मिलने अस्पताल चलें, शायद उससे हमला आवरों के बारे में कुछ मालूमात हासिल हो सके। शफी शाह ने कहा, मुझे उसकी उम्मीद नहीं है। इस किस्म के बदमाश आजकल गली गली बिखरे हुए हैं, जो क्लशनकोफ लेकर आए और किसी को मार पीट कर जबरदस्त मार कर हलाक करके चले गए। असगर बेचारा उनके बारे में क्या बताएगा? फिर मैंने एक तवील सांस लेकर एक नजर शफी शाह की तरफ देखकर कहा, इसके अलावा मुझ में इखलाकी तौर पर भी असगर के सामने जाने की हिम्मत नहीं है। एक तरह से हम भी उसकी परेशानी में इजाफे का सबब ही बने हैं। पहले वो सिर्फ माली चोट ही खाए बैठा था, हमारी वजह से उसने जिस्मानी चोटें भी खा ली। अगर हम उससे फिल्में छीन कर ना ले गए होते तो यकीनन वो बेचारा फिल्में उनके हवाले करके जान छुड़ा लेता। जी हाँ, ये बात तो है, शफी शाह धीमे लहजे में बोला। फिर एक लम्हे खामोश रहकर उसने पूछा, आपको ये अंदाजा तो नहीं हो सका होगा कि फिल्में इसी बंगले में तैयार की गई थी या नहीं, क्योंकि वो तो अब बिल्कुल खाली और शिकस्ता हाल पड़ा है। उसके बावजूद मुझे अंदाजा हो गया है कि दोनों फिल्मों में कोई भी हिस्सा इस घर में नहीं फिल्माया गया। मैंने जवाब दिया, वो किस तरह सर? मोना वाली पूरी फिल्म में बेडरूम एक ही नजर आया, 2-3 जगह उसका दरवाजा भी नजर आया था जो मेरे जहन में रह गया। मैं समझ गया सर। शफी शाह मेरी बात काटते हुए बोला, मुझे भी याद आ गया है, वो विक्टोरियन स्टाइल दरवाजा था, जबकि उस पूरे घर में कोई दरवाजा विक्टोरियन स्टाइल का नहीं। बिल्कुल ठीक समझे तुम, मैंने कहा। वो किसी बहुत ही आलीशान बंगले का बेडरूम था। मुझे यकीन है कि जफर जमाल वाला बंगला तो जब तक ठीक हालत में होगा तब भी उसका पासिंग नहीं होगा। ये तो एक आम सा बंगला था और इसके कमरे कुछ ऐसे तवीलो आरीज भी नहीं थे। शफी शाह खफीफ से मुस्कुराहट के साथ बोला, सर आपकी नजर तो एक सुराग रसां किसी होती जा रही है और आप जुज़वियात पर इसी तरह गौर करने लगे हैं। शफी शाह के जिम्मे मैंने कुछ अहम जिम्मेदारियां लगा दी थी। इस दौरान हम होटल पहुंच चुके थे। शफी शाह मेरे साथ ही रहा। हम ऑफिस पहुंचे तो देखा अंबर और अजरा मेरे ही कमरे में बैठी थी। उनके अंदाज से जाहिर था कि वो मेरी ही मुंतजिर थी। अजरा की आंखें कुछ फैली फैली सी नजर आ रही थी। वो मुझे कुछ इस तरह दिख रही थी जैसे मैं किसी और सियारे की मखलूक था। ताहम उसने न सिर्फ बड़े ही अदब व एहतराम से मुझे सलाम किया, बल्कि मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी अपनी कुर्सी संभाली और अंबर से पूछा, तुम अभी तक घर नहीं गई? रात हो चुकी है, क्या आज काम ज्यादा था? नहीं सर, मैं तो शाम को चली गई थी, घर जाकर दोबारा आई हूँ। मुझे ये जबरदस्ती लाई है। इसने अजरा की तरफ इशारा किया। ये आपसे आज ही दोबारा मुलाकात करने पर तुली हुई थी। हालांकि मैंने घर से फोन करके मालूम कर लिया था कि आप होटल में मौजूद नहीं हैं और आपका कुछ पता भी नहीं है कि आप कहाँ गए हैं। आपका मोबाइल फोन पर भी कॉल रिसीव नहीं की जा रही थी। शायद उसका फोन इस वक्त आया हो जब हम मैडम नूर के यहाँ घुसे हुए थे। उस वक्त मैं फोन बाहर गाड़ी में ही छोड़ गया था। बहरहाल मैं खामोश रहा। अंबर बात जारी रखते हुए दोबारा अजरा की तरफ इशारा करके बोली, लेकिन ये बस जिद रही कि हमें जरूर आपसे मिलना चाहिए, ख्वाह कितनी ही देर इंतजार करना पड़े। मजबूरन मुझे आना पड़ा। वैसे हमें यहाँ बैठे ज्यादा देर नहीं हुई। उसने एक नजर मेरे और शफी शाह के संजीदा चेहरों की तरफ देखा और एक लम्हे की खामोशी के बाद बोली, सर अगर आप ज्यादा मसरूफ हैं तो इस अजरा की बच्ची को जरा समझा दीजिए, ये फिर किसी वक्त आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अजरा की तरफ देखा और जो मसरूफियत है वो भी इन्हीं की बख्शी हुई है। मैंने अपना लहजा नरम ही रखा था और थोड़ा सा मुस्कुराने की भी कोशिश की थी, जिससे शायद अजरा को भी कुछ हौसला हुआ। उसका इस्तखानी सा चेहरा दुपट्टे के हल्के में घिरा हुआ था
वो अपने भरे भरे उनाबी होंठों पर, जो उसके चेहरे का वाहिद खूबसूरत तरीन हिस्सा थे, कदर नर्वस अंदाज में जुबान फेर रही थी। मोटे शीशों वाली ऐनक की अक्क में आंखें बदस्तूर फैली हुई थी। उसकी रंगत भी उजली थी और उसका दुपट्टा भी सफेद बर्फ सा था। उस आलम में वो अपनी पुख्ता उम्र के बावजूद नहायत मासूम और पाकीज़ा सी लगी। उसकी शख्सियत में हल्का सा तकद्दुस जरूर था और फिर वो एक टीचर थी। मैं गैर इरादी तौर पर एक टुक उसकी तरफ देखता रह गया। दरअसल मेरे जहन में मोना वाली फिल्म के कुछ मनाजर घूम रहे थे और मैं उस तजाद पर गौर कर रहा था। बड़ी बहन क्या थी और किस दुनिया में रह रही थी, छोटी बहन ना जाने किस दुनिया में पहुंची हुई थी और क्या कुछ कर चुकी थी, क्या कुछ कर रही थी। ये तजाद हैरान कुन और इबरत अंगेज थे। मुझे यूं बगौर अपनी तरफ देखते पाकर अजरा की सफेद सी रंगत में नहायत हल्की सी सुर्खी नमूदार हुई। ताहम वो अपने इस्तराब को छुपाने की कोशिश करते हुए बैठी बैठी सी आवाज में बोली, असल साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मोना को तलाश करने की हामी भर ली है। अंबर ने जब मुझे ये बताया तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि आपका इनकार सुनने के बाद मैं बड़ी ही दिल शिकस्तगी के आलम में यहाँ से रुखसत हुई थी। मेरा खुदकुशी करने को दिल चाह रहा था। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। मैं बाहर फुटपाथ पर चली जा रही थी। मेरे चारों तरफ बल्लोदबाला साफ सुथरी इमारतें थीं। सड़कों पर गाड़ियों की न टूटने वाली कतारें थीं। पैदल आने जाने वाले भी कुछ कम नहीं थे। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त मैं अपने आप को कितना तनहा महसूस कर रही थी। हम जैसे कम माया और मामूली लोग वैसे भी बड़े तनहा होते हैं सर। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होता। हम जैसे मसाइल में घिरे हुए लोगों से दूसरे लोग वैसे ही दूर भागते हैं कि कहीं हम कोई सवाल न कर दें, कोई मदद न मांग लें। आप तो फिर भी इतने बड़े, इतने मसरूफ आदमी हैं। आपसे हमारी कोई शनासाई, कोई वाकफियत नहीं थी। आप पर हमारा कोई हक भी नहीं बनता था। आपने इनकार किया तो ठीक ही किया था। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल था कि बदस्तूर रंजीदा था। मुझे जो दुख, जो मायूसी हुई थी वो तो अपनी जगह थी, लेकिन मुझे एक अजीब तरह का तौहीन का एहसास भी हो रहा था। शायद मैं अंबर की वजह से कुछ ज्यादा ही मान से आपके पास आई थी और आपने वो मान तोड़ दिया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सच्ची बात यह है कि इस वक्त मैं आपसे नफरत महसूस कर रही थी। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। उसके होंठ नींब थे। वो गोया एक थके हुए परिंदे की तरह हाँप रही थी। मैं उसकी साफ गोई पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। उसका लहजा धीमा और अंदाज़े बयां दिलनशीं था। वो अपनी महसूसात को उम्दगी से बयान कर सकती थी। मैं अंबर और शफीशा तीनों एक टुक उसकी तरफ देख रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्लासरूम में भी शायद वो इसी तरह सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवा लेती होगी। मैंने अपनी जिंदगी में यह पहली क्लास टीचर देखी थी जो इतने धीमे लहजे में बात करती थी, और क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने वालों को अमूमन चीख कर और कड़क लहजे में बात करने की आदत पड़ जाती है। आम जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही लगता है, जैसे वो बात नहीं कर रहे बल्कि क्लास को डांटना पड़ रहे हैं। शायद अजरा ने क्लासरूम और आम जिंदगी के अंदाज गुफ्तगू के दरमियान एक हद फाजिल कायम कर रखी थी। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाया सर? उसने मुल्तजाना से लहजे में पूछा। शायद मेरी मुस्कुराहट से भी उसे इत्मीनान नहीं हुआ था। उसे यही शुबा था कि शायद मेरे दिल में गुस्सा हो। हालांकि मेरे दिल में पहले भी उसके लिए गुस्सा नहीं था, और अब तो मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हमदर्दी ही हमदर्दी थी। वो एक चोंटी की तरह नहायत मुस्तकिल मिजाजी से, नहायत लगन से अपनी धुन में अपनी मंजिल की तरफ सफर करने वाली लड़की मालूम होती थी। वो ख्वाह कितनी मामूली लड़की थी, उसकी मंजिल भी ख्वाह कितनी ही मामूली रही हो, लेकिन उसके मिजाज के धीमेपन और उसकी इस्तिकामत में एक अजीब तरह की कशिश थी। मैं अब तुम्हारी किसी भी बात का बुरा बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे काफी कोशिश करना पड़ेगी। मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। तो मुझे ये बताओ कि जब वो शिकस्ता दिल लड़की ऊंची इमारतों और नीचे इंसानों के इस जंगल में फुटपाथ पर तनहा चली जा रही थी तो क्या हुआ? क्या कोई गाड़ी ब्रेकों की चटड़ाहट के साथ उसके करीब आकर रुकी? जी हाँ, उसकी पतली पतली सफेद उंगलियां मेज पर रखे एक पेपर वेट पर सख्ती से जम गई। वो एक बड़ी सी सफेद गाड़ी थी। उन्होंने मुझे इतनी फुर्ती से अंदर खींचा कि मैं गाड़ी के रंग के सिवा कुछ भी नहीं देख सकी। मेरे मुंह पर एक हाथ सख्ती से जम चुका था। मैं चीख भी नहीं सकी, और ये एक भरी पूरी सड़क पर हो रहा था। बहुत से लोगों ने यह सब कुछ देखा होगा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लोगों और गाड़ियों का सैलाब उसी तरह रवा रहा। किसी तरह से कोई चीख, कोई बुलंद आवाज सुनाई नहीं दी। उसने एक ठंडी सांस ली। इसके लहजे में बेबुनाद तासुफ था। शहरों पर अब इसी आसेब का तो साया होता जा रहा है। मैंने कुर्सी के पूछते से टेक लगाते हुए कहा, हमने अब हर उस साहने से नजर चुरा कर जीना सीख लिया है जिसका ताल्लुक हमारी जात से ना हो, बल्कि अगर किसी ऐसे पर क़यामत गुजरे जिससे हमारा जुबान, अकीदे, मसलक या सियासत का इख्तलाफ हो, हम खुशी से बगले भी बजाते हैं। खैर, तो फिर क्या हुआ? वो झुरझुरी से लेकर बोली। उन्होंने जल्दी ही गाड़ी एक बगली गली में मोड़ ली। फिर उसी तरह की छोटी छोटी गलियों में घुमाते हुए मेरे दोनों पहलुओं पर गन्ने चुभोते हुए वो पूछने लगे कि मैं आपके पास किस सिलसिले में गई थी। मैंने बता दिया, बिल्कुल सच से बता दिया कि मैं आपके पास क्यों आई थी। उन्हें पहले ही अंदाजा था, और यह मेरे लिए हैरत की बात थी। बहरहाल फिर वो पूछने लगे कि आपने क्या जवाब दिया। मेरे मुंह से कतई गैर इरादी तौर पर निकला कि आपने मोना को तलाश करने की हामी भर ली थी। मालूम नहीं ये मेरी लाशौरी ख्वाहिश थी या मैं उन्हें भी आपके इनकार के बारे में बताते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उन्होंने मुझे, आपको और मोना को चंद गंदी गंदी गालियां दी। फिर आपके बारे में कहने लगे कि आपसे तो वो खुद ही निपट लेंगे। मेरे बारे में उनकी तरफ से हुक्म सादर हुआ कि मैं फौरन अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफा हो जाऊं और दोबारा कराची में नजर ना आऊं, वरना मेरा जो हश्र होगा उस पर आसमान भी आंसू बहाएगा।
फिर उन्होंने ये भी जता दिया कि मेरा खूबसूरत और पुरकशिश ना होना मेरी खुशकिस्मती थी, वरना उस वक्त जिस तरह उन्होंने मुझे उठाने की जहमत कर ली थी वो मुझे साथ ही ले जाते। उन्होंने एक सुनसान सी गली में मुझे लात मार कर गाड़ी से नीचे फेंक दिया था। मुहावरतन उन्होंने लात नहीं मारी थी, उन्होंने हकीकतन मेरी कमर पर लात मारी थी। बेख्तार कमर पर हाथ रख कर कराही, गोया वो लम्हा याद आने पर तकलीफ ओढ़ कर आई हो। इंसान कभी दूसरों के अंजाम से सबक नहीं लेता। फिरौनियत अगर एक बार उसके दिमाग में घुस जाए तो फिर आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। मैंने कहा, जो लोग तुम्हारे साथ ये सलूक कर रहे थे, कुछ देर बाद उनकी लाशें यहाँ बिखरी पड़ी थी। मैंने चारों तरफ इशारा किया। ऑफिस की सफाई वगैरह करके हर चीज बिल्कुल ठीक ठाक कर दी गई थी। अब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि चंद घंटे पहले यहाँ लाशें पड़ी थी और हर चीज उलट पलट थी। जी सर, अंबर ने मुझे बताया है कि यहाँ तो काफी खून खराबा हुआ, खुद आपकी जान खतरे में पड़ गई थी। वो बड़ी तशवीश से बोली। खतरात तो जिंदगी के साथ हैं, मैंने बेपरवाही से कहा। जो अपनी दानिश में खतरात मोल नहीं ले रहे होते, उनकी जिंदगी को भी न जाने कौन कौन से खतरात लाहक रहते हैं। अब मैं उसे क्या बताता कि मेरी जान कितनी मर्तबा खतरे में पड़ चुकी थी। वो शायद उसे एक अफसाना समझती। न जाने कब तक जिंदगी इसी तरह गुजरनी थी और न जाने किस मोड़ पर जिंदगी का सूरज गरूब हो जाना था।